Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months but this is not a crash course। हम हर एक्सरसाइज को, हर थ्योरम को, हर चैप्टर को डिटेल में करेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये अपना है 8th लेक्चर जिसमें हम पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन किए थे और प्लस थोड़ा सा एक्सरसाइज 2.2 के लिए थोड़ा सा हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में पढ़े थे। अभी हम क्या है थोड़ा सा उसको और देखेंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। उसके बाद 5 मिनट का ये इंट्रोडक्शन होगा फिर से इसमें, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या है, जैसा कि हम लोग पहले कल के वीडियो में सीखे थे कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का, हम रिवीजन एक्चुअली कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो a इसमें जो फंक्शन है, ये फंक्शन x का है, इसको बाई भी बोल सकते हैं, बाई इक्वल टू ये या fx इक्वल टू ये, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन है। तो इसमें x का कोफिशिएंट हमने मान के रखा है x² का कोफिशिएंट a मान के रखा है, x का कोफिशिएंट b मान के रखा है और एक कांस्टेंट c मान के रखा है, ठीक है। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज a की जगह पे हम b लिख लें और b की जगह पे a लिख लें, तब जो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ सॉल्यूशंस जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें याद ये रखना है हमेशा कि अगर हम कहीं a की बात कर रहे हैं तो वो x² के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, अगर b की बात कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं और c की बात कर रहे हैं तो वो जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें क्या था, सम ऑफ जीरो। इसकी जीरोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, जीरोज को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। जीरोज या इसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मतलब कि जीरोज क्या होता है, ऐसा वैल्यू जिसके लिए इस पूरे इक्वेशन या बाई का वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब ऐसा हम x का क्या वैल्यू रखें कि इस टोटल बाई का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू जीरो हो जाए, उसको जीरोज कहते हैं या उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंस 2 सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन हम मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो जो होता है मीन्स अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो ये होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, या प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस कहने का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना होता है c/a। ऐसा हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब साथ में यहीं पे हम एक्चुअली पिछले क्लास में क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हम बात करना भूल गए थे। तो अब अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो वो इस तरह इस इक्वेशन में होगा ax³ इस फॉर्म में होगा, bx² प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में होगा। तो इसके जीरोज कौन कौन से होंगे, इसके जो भी जीरो निकलेंगे, मतलब ऐसे वैल्यूज x के जिसके लिए इस पूरे फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम अल्फ़ा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज कह रहे हैं अगर, मतलब इसका मतलब क्या है हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा इसमें भी होगा -b/a, ठीक है। अब सेकेंड इसमें पॉइंट होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब कि दो के टर्म में हम प्रोडक्ट निकालते हैं इसके जीरोज का, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, इसका वैल्यू होता है c/a, ठीक है। और तीसरा टर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू होता है -d/a, ठीक है। तो इस तरह अपने पास सम ऑफ जीरोज का कितना फॉर्मूला हो गया, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस तरह हो गया -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या हो गया, c/a। और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, फिर से -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो गया -d/a।
इतने फॉर्मूला हमारे पास बन के आए हैं, ये हमें याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है, पहला तो ये चीज़ हो गया कि ये हमें याद होना चाहिए हर फॉर्मूला। और क्या है, आगे के चैप्टर में हमें जीरोज निकालने हैं, उसके बाद शो करने हैं, ये सब क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को प्रूव शो करके दिखाना है कि वो एग्जैक्टली सही है या वो वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये शो करना है। तो शो करने के लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस पर हम शो करेंगे। अब इससे पहले की बात क्या है कि हमें जीरोज निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं मेथड की कैसे जीरो को निकालते हैं, सोल्व कैसे करते हैं इस इक्वेशन को। मीन्स ax² प्लस bx+c जो इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे और इसके अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशंस जो हैं या जीरो जो हैं उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, अब हम ये देखेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये है अपना एक एग्जांपल, इससे हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में भी वही मेथड बार बार हम यूज करेंगे, तो आप लोग सीख जाएंगे। एक बार हम पहले एग्जांपल में देख रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह का कोई भी इक्वेशन रहेगा, इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें टोटल 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो जो सेकेंड टर्म है जो एक्स के साथ है, ये तो x² वाला है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ये x वाला टर्म है जिसमें 7 इसका कोफिशिएंट है और ये 10 है। तो जो x वाला टर्म होता है उसको हम 2 पार्ट में बांटने का कोशिश करते हैं। तो 7x को किस 2 पार्ट में बांटें, तो 7x को हम कैसे बांट सकते हैं, 7x को हम ऐसे लिख सकते हैं x + 6x, या तो लिख सकते हैं 2x + 5x, या लिख सकते हैं 3x + 4x, ठीक है। 3x + 4x 7x हो जाएगा, 5x + 2x 7x, 6x + x ये भी 7x हो जाएगा, और फिर 4x + 3x फिर तो वैल्यू सेम आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस 7x को 3 तरह से इसे हम बांट सकते हैं। लेकिन क्या है, हमको इसमें से किस फॉर्म में बांटना है जिससे कि बाद में कॉमन लेने में हेल्प मिल सके, ये देखना होता है कि हम आगे के 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले सके और बाद वाले 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले सके। इस टर्म को जब हम 2 पार्ट में बांट देंगे तो टोटल इसमें 4 टर्म हो जाएगा। उन दोनों टर्म में से कुछ चीज़ कॉमन हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, ये काम हम रफ में कर रहे हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1x² है, इंटू ये है 10, इक्वल टू हो गया 10x² टोटल। तो इसमें से हम ऐसा वैल्यू लेंगे दोनों का जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा तब हम उसको ले सकते हैं। जैसे अब हम चेक करके देखते हैं इसमें से किस में ऐसा हो रहा है। तो x को अगर 6x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x², जो कि इसके बराबर नहीं आया तो इसको हम नहीं लेंगे। 2x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10x², इसके बराबर आ रहा है। थर्ड को देखेंगे क्या है इसमें, 4 3 12x², ठीक है। इन दोनों टर्म्स को आपस में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या इसमें क्या रहा, 10x², इसमें 12, इसमें 6, तो 6x² को वाले को नहीं लेंगे, 12x² वाले को नहीं लेंगे। जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मैच करेगा वो वैल्यू हम लेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 10x² है और इसमें ये आ रहा है 10x², तो ये वाला टर्म हम इसके लिए लिखेंगे। मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे x² + 2x + 5x, 7x को हम लिख लेंगे क्या, 2x + 5x, तो 2x + 5x 7x हो जाता है, प्लस 10 को ऐसे लिख लिया। तो इस तरह से इसको हम तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए अगर जो आप आसानी से तोड़ लेते हैं तो क्वेश्चन उसके बाद 1 मिनट का काम है इसको सोल्व करना। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इन दोनों टर्म में से जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ से 2x था, x² था, तो उसमें से x ले लिया तब 1x बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5। अब 5 इसमें से ले लिया तो बच गया यहाँ x, और यहाँ 5 ले लिया तो बच गया 2। अब क्या है, हमारे पास फिर से 2 टर्म बन गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये। पहले क्या था, 2 का कॉम्बिनेशन ये बन रहा था, मतलब कि 2 टर्म का एक पेयर बनाया था और एक पेयर इसमें बनाया। तो उससे हम अब क्या, ये टोटल बन गया एक टर्म, ये एक टर्म।
तो इन दोनों टर्म्स में हम देखेंगे कि फिर से कुछ कॉमन है। क्या है? x+2 दोनों में है, तो x+2 फिर से कॉमन बाहर निकाल लेते हैं हम। अब इस टर्म में से x+2 बाहर ले लिए तो बच गया क्या? यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे बच गया 5। ठीक है, अब हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब क्या है, उस इक्वेशन के वैल्यू को हम जीरो करना चाह रहे हैं, मीन्स ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, ये टर्म, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब फर्स्ट टर्म ये हो गया x+2, सेकेंड टर्म हो गया x+5। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो कैसे आ सकता है? अगर इसका वैल्यू जीरो है तब आ सकता है। सपोज कर लेते हैं अगर इसका वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, या फिर इसका वैल्यू जीरो हो तो x+2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो हम इस के बाद हम लिख सकते हैं कि x+2 इक्वल टू जीरो हो सकता है, या फिर x+5 इक्वल टू जीरो होगा। अब x+2 इक्वल टू जीरो, इससे हम x का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? -2, और इससे x का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा -5। इस तरह से हमारे पास x का दो वैल्यू आया, एक आया -2, एक आया -5। मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू अगर जो हम -2 रखें तो इस इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, या तो -5 रखें तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। मीन्स ये दोनों इसका जीरोज है, यानी कि अल्फा इक्वल टू -2 कह लो, बीटा इक्वल टू -5 कह लो। ठीक है, अब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस पर जब हम अप्लाई करके करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू इसका आ जाएगा। जैसे कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? हम पढ़े थे -b/a। तो -b/a करके देखो, -b क्या होगा? b के जगह पे 7 है तो -7 डिवाइडेड बाई a के जगह पे 1 है तो 1 हो गया, तो -7/1 मतलब -7। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर इधर से देखें तो क्या हो गया? जो अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास अल्फा बीटा का वैल्यू आया उससे क्या हो जाएगा? -2 और -5। जब -2 और -5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -7। तो ये भी -7 हो गया, ये भी -7 हो गया। इस तरह से क्या है, इस तरफ से हम पहले एक सॉल्यूशन निकाले, फिर इसको हम वेरीफाई कर लिए। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू हो गया -2 इंटू -5, और c/a का वैल्यू देखिए कितना है? c का वैल्यू है 10, a का वैल्यू है 1, तो ये हो गया 10/1। ये क्या हो गया? -2 इंटू -5, ये भी 10 हो गया, राइट साइड भी 10 हो गया। तो इस तरह से ये हम चेक करके देख लिए कि हाँ ऐसा फॉर्मूले पे ये आ रहा है। तो इस तरह से ये सारा चैप्टर बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये मेथड है इसको सोल्व करने का। अब मेथड अगर किसी को समझ नहीं आया है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया है, तो वो क्वेश्चन करते हुए क्लियर हो जाएगा सारा कन्फ्यूजन, जब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इसको वेरीफाई करना है। और क्या है, इसका जीरोज निकालना है, मतलब इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 टर्म है, और जैसा कि अभी हम लोग सीखे थे कि मेथड जानते हुए कि कैसे करते हैं, तो बीच वाले टर्म को हम 2 टर्म में तोड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे टर्म होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए। ठीक है, तो बीच वाला टर्म क्या है? -2x। तो -2x हम इसको रफ कर रहे हैं पहले। ठीक है, हमारे पास चाहिए -2x, जिसको 2 टर्म को या तो प्लस करके या माइनस करके हमारे पास आना चाहिए, या प्लस हो या तो माइनस हो, दोनों का ऑपरेशन के बाद या एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बाद -2 आना चाहिए, -2x आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1x², यहाँ है -8 x² है इंटू यहाँ पे क्या है -8, मीन्स -8x² मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा 2 टर्म होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8x² हो जाए, या और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे -2x² हो जाए? तो इसके लिए हम इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब क्या है, x² के लिए तो दोनों में x होना चाहिए। अगर हम 2 टर्म की बात करें, कोई फर्स्ट टर्म होगा कोई सेकेंड टर्म होगा, तो x तो दोनों में होगा। अब x का कोफिशिएंट क्या होगा बस हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो इस x² के लिए दोनों में x होना चाहिए। अब -8 कैसे आ सकता है? ये आ सकता है -8 × 1 आ सकता है, या फिर
सेकेंड केस क्या हो सकता है, x इंटू एक्स तो दोनों साइड होगा, इसके आगे कोफिशिएंट की हम बात करते हैं तो -2 हो सकता है इंटू 4 हो सकता है। अगर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² ये इसका वैल्यू आ जाता है। और थर्ड केस क्या हो सकता है, -4x इंटू 2x हो सकता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आएगा। अब इन तीनों में से चेक करो कि किसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू -2x आ रहा है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, -4x में 2x ऐड कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -2x²। मतलब कि इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं -4x + 2x, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। -2x को हम लिख सकते हैं -4x + 2x, इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, -2x। और -4x और 2x को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है, 8x², -8x² आ रहा है, -8 इंटू x²। तो ये वैल्यू हम रखेंगे -2x के जगह पे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को इसी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इस कम्बिनेशन को ढूंढने में कि आखिर किस कम्बिनेशन से ये बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके इतना होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट ये होना चाहिए। तो प्रोडक्ट किस केस में -8x² होगा, -4x इंटू 2x के केस में। तो इसको हम उसी फॉर्म में अब हम चेंज कर लेते हैं, x² -2x को लिख सकते हैं क्या, -4x + 2x। कोई इसको उल्टा भी लिख सकता है, +2x -4x, दोनों का वैल्यू सेम ही है। -4x + 2x इक्वल टू क्या होता है, -2x। या तो इसको हम ऐसे उल्टा कर लें, +2x -4x, इसका भी वैल्यू -2x होगा। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, दोनों में सेम ही आंसर आएगा और दोनों सेम ही बात है। तो अब क्या है, ये तो सेकेंड टर्म के लिए ये हो गया, थर्ड टर्म के लिए क्या हो गया, -8। अब इन दोनों में से हम अब दो टर्म का हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको आगे भी लिखते तब भी दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं आता। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। अगर x कॉमन इन दोनों से लिया है तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -4। इन दोनों में कॉमन क्या है, +2 कॉमन है दोनों में, तो अगर जो +2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -4। अब क्या है, यहाँ पे फिर से ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बन गया। इन दोनों टर्म्स में फिर से हम देख रहे हैं कि x -4 कॉमन है, दोनों में है, तो x -4 को फिर से कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से x -4 कॉमन निकाल लिया तो बच गया यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बच गया, +2। इसके साइन के साथ लिखना है। अब क्या है, हमें फाइंड आउट करना था जीरोज। तो जीरोज के लिए क्या है, इक्वेशन को हम 0 करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, तो इतना इक्वल टू हम 0 कर देंगे। अब इतना इक्वल टू अगर 0 है मीन्स क्या है, x -4 इक्वल टू 0 होगा, दूसरा x + 2 इक्वल टू 0 होगा। अब इससे क्या हो गया, x का वैल्यू 4 आ गया और इससे क्या हो गया, x का वैल्यू -2 आ गया। मीन्स अल्फ़ा बराबर 4 लिख लो और बीटा इक्वल टू -2। इस तरह से इसके 2 जीरोज आ गए। अब इसको चेक करना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 + -2, तो वैल्यू क्या हो गया 2, ठीक है। और सम ऑफ जीरो का ये क्या होता है, -b/a, ये होता है, इसको ऐसे लिख लो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा वाला इक्वल टू क्या जानते हैं, -b/a। ये हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 4, बीटा का -2, 4 + -2, इसका वैल्यू क्या है, -b/a, तो ये तो माइनस हो गया। अब b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2, तो -2 हो गया। अब a का वैल्यू क्या है, 1। अब इसका वैल्यू हम चेक कर रहे हैं तो क्या हो गया, 2, लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या हो गया, माइनस ऑफ -2 क्या हो गया, +2, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ हम देखेंगे क्या हो गया, 4 इंटू -2, दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, -8 लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या है, c/a, c क्या है, -8 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -8। तो यहाँ भी अपना चेक हो गया LHS RHS।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो अब इसके जीरोज निकालने हैं हमें। इसमें वेरिएबल कौन है, एस है वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सेकेंड टर्म है इसको हमें दो टर्म में तोड़ना होगा, दो ऐसे टर्म में जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे -4s होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये क्या है 4s² इंटू 1 इक्वल टू 4s²। मतलब इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना होना चाहिए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करके इतना ही रहना चाहिए। तो 4s² हम कैसे कैसे ला सकते हैं माइनस में, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, -4s को लिख सकते हैं, -4s को -2s इंटू -2s लिख सॉरी -2s प्लस -2s लिख सकते हैं। मतलब कि -2s और -2s का वैल्यू क्या होगा, -4s। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 4s²। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 और 2 4 हो गया और s इंटू एस s² हो गया। तो इस तरह से 4s को हम लिख सकते हैं -2s इंटू -2s ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसका क्या कम्बिनेशन हो सकता था -4s का, -4s अगर हमें लिखना हो तो और क्या लिख सकते, एक तो ये हो गया जो कि अपना होगा, ठीक है। और क्या लिख सकते थे, -s -3s, या लिख सकते थे क्या -5s प्लस s। इस तरह से बहुत सारे फॉर्म में हम लिख सकते थे, लेकिन क्या है इससे हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमें कॉमन निकालने के लिए ऐसा होना चाहिए जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू a इंटू से के इक्वल हो जाए। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4s² नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसीलिए हमें वो वाला दो पार्ट में तोड़ना होता है, उस वाले दो पार्ट में जिसमें क्या है कि सम मल्टीप्लाई करने प्रोडक्ट इसके बराबर हो और सम या एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे इतना आ जाए। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 4s², इसको हम लिख देंगे -2s और -2s और +1, -2s और -2s हो गया -4s। अब क्या है, यहाँ चार टर्म बन गया अपने पास, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या है 2s कॉमन है, इन दोनों में, इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s है। इसमें से 2s ले लिया तो क्या बच गया, 2s बच गया, 2s बच गया। यहाँ पे 2s ले लिया तो बच गया क्या, -1। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 1, ठीक है। अब यहाँ से 1 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया क्या 2s, यहाँ पे 2s कॉमन आ गया और यहाँ क्या हो जाएगा -1। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है +1, तो -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 होता है। तो इस यहाँ पे क्या हो गया, -1 कॉमन लिया है तो यहाँ बच गया -1। अब यहाँ पे दो टर्म फिर से बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s -1 कॉमन है, तो 2s -1 कॉमन ले लेंगे हम। अब यहाँ से 2s -1 कॉमन ले लिया तो बच गया 2s सिर्फ, यहाँ से 2s -1 कॉमन ले लिया तो -1 बच गया सिर्फ। अब क्या है, सिर्फ अब सिंस हम जीरोज निकाल रहे हैं तो सब इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। अब इसको जीरो के इक्वल करेंगे मीन्स 2s -1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2s दोनों सेम ही है, 2s -1 2s -1 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, यहाँ से 2s इक्वल टू 1, इसलिए s इक्वल टू हो गया 1/2। यहाँ से भी क्या हो गया 2s इक्वल टू हो गया 1, इसलिए s इक्वल टू 1/2, ठीक है। मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1/2। इसमें क्या है, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू 1/2 ही आया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया या इसके जीरोज हो गए। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। इससे हम करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो गया वैल्यू 1। राइट साइड में देखेंगे तो -b/a, तो माइनस ये हो गया। अब b का वैल्यू क्या है -4 और a का वैल्यू क्या है 4, ये वैल्यू क्या हो गया -4 इक्वल टू क्या हो गया 4/4 इक्वल टू 1। तो LHS भी 1 हो गया, RHS भी 1 हो गया। इस तरह से चेक हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, अल्फा इंटू बीटा वो c/a होना चाहिए। अगर c/a होता है तो ये सही है। तो अल्फा इंटू बीटा करके देख लेते हैं। अल्फा क्या है 1/2
बीटा भी 1/2 है, मीन्स इसको अगर देखें तो 1/4 होता है। अगर फॉर्मूले से बात करें तो C/A का वैल्यू क्या हो गया, C है अपना 1, A का वैल्यू है 4, तो इस तरह से भी हो गया 1/4। तो इस तरह से ये चेक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। 6x², इसको हम आगे लेके आ जाते हैं -7x - 3 = 0। क्यों? क्योंकि हम जीरोज निकाल रहे हैं, इसलिए 0 के इक्वल करते हैं। अब क्या है, हमें इसको जो 7x है इसको दो ऐसे पार्ट में बांटना होगा जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे तो -7x आए और मल्टीप्लाई करने पे इतना इंटू इतना आए। मतलब कि 6x² इंटू -3 मीन्स इसका वैल्यू कितना हो रहा, -6×3 = 18, 6×3 = 18 x²। मतलब कि दो ऐसा टर्म हमें चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो इतना है लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे इतना है। तो 18 कैसे आ सकता है, 9 2 = 18 होता है या 6 3 = 18 होता है। तो ये हमेशा 6 3 या तो 9 2 के कम्बिनेशन में होगा तभी आ सकता है, और 6 3 के कम्बिनेशन से कभी 7 नहीं बन सकता, लेकिन 9 और 2 के कम्बिनेशन से 7 बन सकता है। इसलिए इसको 9 और 2 वाले सेट में हम लिखेंगे। फिर से समझो क्या कर रहे हैं हम, इसको हमें चेंज करना है दो ऐसे पार्ट में जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे -7x आना चाहिए, लेकिन उन्हीं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे इसके और इसके के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 6x² इंटू -3 = होता है -6x² इंटू -3 = क्या हो रहा है, -18x²। तो -18 कैसे आ सकता है कभी भी, x² को तो इग्नोर ही कर दो, क्यों? क्योंकि दोनों में एक x रहेगा ही रहेगा। तो -18 कैसे आ सकता है, जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ सकता है 18, या तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ सकता है 18, या तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ सकता है। अब क्या है, हमारे पास 3 सेट बन रहा है, या तो 1 18 के साथ बने, या 2 और 9 के साथ बने, और या 3 और 6 के साथ बने। तो 1 और 18 को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कभी इतना नहीं आएगा, तो ये टर्म तो अपना गया। 3 और 6 को अगर ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो इतना -7 कभी नहीं आएगा, तो ये भी अपना गया। बच गया 9 और 2। 9 और 2 से -7 कैसे आ सकता है, जब -9 हो और +2 हो। -9 + 2 हमेशा क्या होता है, -7। तो इसको हम -9 और +2 के कंडीशन में लिखेंगे। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 6x² -9x + 2x -3। ठीक है, क्या हो गया, -9x + 2x। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, +2x आगे और -9x पीछे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही होगा। इस तरह से इसको चेंज करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आने लग गया होगा अब कि किस तरह से दो पार्ट में तोड़ते हैं इसको। अब क्या है, इसको हम दो का सेट बना लेते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x दोनों में कॉमन है, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है। जो मैक्सिमम भाग कॉमन होगा वो निकालना है। अगर हम इसमें से सिर्फ 3 निकालेंगे या सिर्फ x निकालेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, फिर कन्फ्यूजन होगा आगे चल के। तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, 3x कॉमन है। तो यहाँ पर बच गया अपना 2x, यहाँ बच गया -3, क्योंकि 3x इंटू -3 क्या होता है, -9x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ +1 कॉमन है। अगर इसमें से 1 कॉमन आ गया तो बच गया 2x, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो बच गया -3। अब क्या है, अपने पास फिर से दो टर्म बन गया। ये लाइन खींचना नहीं है, ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम कॉमन ले रहे हैं। अब इन दोनों में क्या है, इसमें भी 2x - 3 इस टर्म में भी है, 2x - 3 इसमें भी है। तो 2x - 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं फिर से, दोनों में से। अब दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2x - 3 कॉमन ले लिया तो बच गया सिर्फ 3x। यहाँ से 2x - 3 कॉमन ले लिया तो बच गया +1 = 0। अब क्या है, अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब या तो इसका वैल्यू 0 होगा या तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो हम पहले इसको 0 करते हैं, 2x - 3 = 0 करते हैं एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, 3x + 1 = 0। इससे क्या वैल्यू आ गया अपना, ये 3 राइट साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 3/2। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ये 1 राइट साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये 3 नीचे जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो अपने पास दो इसके जीरोज आ गए, मीन्स अल्फ़ा = आ गया कितना, 3/2, और बीटा = आ गया -1/3। अब फिर वैसे ही इसको चेक कर लेंगे। सम ऑफ 0 लिख लेंगे, थ्योरी लिखेंगे हमेशा, सम ऑफ 0 अल्फ़ा + बीटा।
इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको चेक करना है। अब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू से अगर हम देखें तो क्या आ रहा है सोल्यूशन से 3/2 प्लस -1/3, और अगर राइट साइड देखें फॉर्मूले से तो माइनस बी बाई ए आना चाहिए, मीन्स माइनस बी के जगह पे क्या है यहाँ पे -7, इसको बी कोई नहीं कर लेगा, बी का वैल्यू ये है -7, और ए का वैल्यू क्या है 6। इधर से अब हम इसको देखते हैं क्या हो गया 3/2 -1/3, और राइट साइड क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6 हो रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें 6 एलसीएम हो गया 3 3 9 -2, ये इधर हो गया 7/6 लेफ्ट साइड भी, और राइट साइड तो अपना 7/6 पहले ही आ ही चुका था। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3, और सी बाई ए का वैल्यू सी क्या है यहाँ पे -3, ए का वैल्यू क्या है 6। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है -1/2, राइट साइड में क्या हो रहा है -1/2। इस तरह से प्रूव हो गया। इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन बन गया। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है इसके बाद भी तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं इसको और डिटेल में और अच्छे से समझा दूंगा अगर जो किसी को कन्फ्यूजन है तो। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 4u² + 8u, फोर्थ क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्यूशन इसका निकालना है तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। इन दोनों में हम डायरेक्ट, इसमें 2 ही टर्म है और दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से दोनों में कॉमन क्या है 4u, दोनों में कॉमन है। अब यहाँ से 4u हम अगर ले लिए तो यहाँ पर 4u² से 4u ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ पे बच जाएगा क्या 4u यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2, सॉरी यहाँ, अब यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा u, और यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे इस वाले से तो बच जाएगा 2 = 0। अब ये क्या यहाँ पे क्या है इतना इंटू इतना इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब होता है या तो 4u = 0 होगा या फिर u + 2 = 0 होगा। अब अगर इससे 4u = 0 है तो यहाँ से u का वैल्यू क्या आएगा 0/4 दैट इज 0, और यहाँ से क्या आएगा u = -2। तो हमारे पास अल्फा = आ गया 0 और बीटा = क्या आ गया -2। ठीक है, अब इसमें हम चेक कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a। सॉल्यूशन से मिला के हम देखते हैं कि क्या होता है लेफ्ट साइड, मीन्स 0 और -2, मीन्स लेफ्ट साइड क्या आ रहा है -2, राइट साइड देखो क्या आ रहा है -b/a। तो इसमें b क्या है +8, मीन्स माइनस, ये तो माइनस ये जो साइन है वो है, और b का वैल्यू क्या है 8। ठीक है, और b/a का वैल्यू क्या होगा 4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, -8/4 = क्या हो गया -2। तो ये दोनों चेक हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें अल्फा इंटू बीटा, ये अपने पास होना चाहिए c/a। अगर c/a आ रहा है तो ये सही है। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया अपना, अल्फा का वैल्यू आ रहा था 0, बीटा का वैल्यू क्या आ रहा था -2, मीन्स इधर लेफ्ट साइड तो 0 हो रहा है, राइट साइड चेक करो क्या है c/a। c का वैल्यू इसमें क्या है जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, तो ये 0 हो गया, और a का वैल्यू क्या है 4, तो 0/4 क्या होता है 0। तो इस तरह से ये चेक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये है अपना फिफ्थ क्वेश्चन t² - 15। अगर इसका जीरोज निकालना है तो इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब t² - 15 = अगर 0 है तो क्या होगा t² = क्या हो गया 15। अब t² = अगर 15 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा ±√15। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्या है, अगर √15 का वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, लेकिन t² = 15 है तब t का वैल्यू क्या होगा +15 भी होगा, +√15 और -√15 दोनों होगा। मतलब इसमें क्या है अल्फा = क्या हो गया +√15 या सिर्फ √15 लिख लो, और बीटा का वैल्यू क्या हो गया -√15। ये अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। लेफ्ट साइड से देखो अल्फा क्या हो गया √15, बीटा क्या हो गया -√15, और इसका इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और राइट साइड चेक करो तो क्या है -b/a। इसमें क्या है -b वाला टर्म यहाँ पे क्या है जो t के साथ जो
कोफिशिएंट होता है उसको हम बी कहते हैं, तो टी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसमें टी स्क्वायर है और सी वाला टर्म है, बी वाला टर्म 0 है, मीन्स 0 डिवाइडेड बाई ए का जगह पे क्या है 1, तो 0/1 क्या होता है 0। इस तरह से ये अपना चेक हो गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया √15 और बीटा का वैल्यू क्या हो गया -√15। तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो गया -√15 इंटू √15 क्या होता है 15, ठीक है। और c/a का वैल्यू क्या होगा c इक्वल टू क्या है -15, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या है -15/1 क्या होता है -15। तो यहाँ से भी अपना LHS RHS दोनों सेम हो गया। तो इस तरह से अपना 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन इसका। तो ये है अपना 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में क्या है 3x² -x -4। अगर इसके जीरोज निकालने हैं तो इसको 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है। अब क्या है इन दोनों बीच वाला जो टर्म होता है x वाला उसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 ऐसे पार्ट में जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे तो -x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इतना इंटू इतना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स को तो हम इग्नोर करके चल सकते हैं 1 मिनट के लिए। जब हम साइड में कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि इसको किस 2 पार्ट में बांटना है तो वेरिएबल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स तो पता है कि -x लाना है तो -समथिंग x प्लस समथिंग x इस तरह से होगा, और इसमें दोनों में इसमें x² है तो 2x और 1 दोनों में बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ कोफिशिएंट को देखना होता है, कोफिशिएंट को चेक करना होता है कि इसका जो कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट क्या है -1। तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे तो -1 हो जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए 3 इंटू -4। इसका कोफिशिएंट क्या है 3 इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है -4, मीन्स -12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। ऐसे 2 नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे इतना आना चाहिए। तो 12 ही पहले कैसे देखते हैं कैसे आता है। 1 और 12 रहेगा तब 12 आ सकता है, 2 और 6 रहेगा तब आ सकता है, और 3 और 4 रहेगा तब आ सकता है, और फिर 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1 इतना। तो टोटल 3 ही कम्बिनेशन में। अब 1 और 12 के कम्बिनेशन से कभी 1 नहीं आ सकता, इसका जो कोफिशिएंट है वो नहीं आ सकता, तो ये तो हम नहीं लेंगे। 2 और 6 के कम्बिनेशन से भी 1 नहीं आ सकता कभी, एडिशन करने से या सब्सट्रैक्शन करने पे 2 और 6 को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1x कभी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं लेंगे। लेकिन 3 और 4 से -1 आ सकता है। कैसे? अगर -4 + 3 की बात करें तो क्या होता है -4 + 3 कितना होता है -1, ठीक है। मीन्स ये वाला सेट चलेगा हमारा -4 और +3 वाला, यानी कि 3x²। ये -x को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको आगे लिख लेते हैं, मीन्स 3 - 4 = -1। इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं बस। तो इसको हम लिख सकते हैं +3x - 4x लिख सकते हैं। इसको -x को इस वाले सेट में बनेगा ना ये, तो इसको हम लिख सकते हैं +3x और -4x, तब हो जाएगा -x, और ये हो गया -4 = 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से हम कॉमन टर्म निकाल लेंगे, 2 सेट बन गया यहाँ पे। तो इससे हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं 3x निकाल सकते हैं कॉमन। अब इन दोनों से 3x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -4 कॉमन है, दोनों में -4 कॉमन है। यहाँ से अगर -4 ले लिया तो सिर्फ बच जाएगा x, यहाँ से -4 ले लिया तो +1 बच जाएगा, ठीक है, = 0। अब यहाँ पे कोई गलती नहीं करना है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि -4 इंटू +1 = -4 होता है। इन दोनों का इसका और इसका प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए। अब फिर से हमारे पास 2 टर्म बन गया, एक तो ये टर्म एक ये टर्म। इसमें x + 1 है, दूसरे वाले में भी x + 1 है, तो x + 1 कॉमन ले लेंगे हम। अब x + 1 इससे ले लिया तो यहाँ बच गया सिर्फ 3x, इससे x + 1 ले लिया तो बच गया -4, यहाँ पे ये वाला बच गया = 0। अब इसका वैल्यू 0 है, a × b = 0 है, तो a का वैल्यू 0 होगा या तो b का वैल्यू 0 होगा। तो इससे क्या हो गया, हम कह सकते हैं x + 1 = 0 होगा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है 3x - 4 = 0 हो सकता है सेकंड कंडीशन। इससे x का वैल्यू आ गया -1, इससे x का वैल्यू क्या आ गया 4/3, मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू आ गया -1 और बीटा का वैल्यू आ गया 4/3। अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है -b/a होता है कि नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सॉल्यूशन आया है इसको ऐड करके देखते हैं तो क्या आता है, अल्फ़ा है -1 और बीटा है +4/3। ये कितना हो गया -3 + 4 1/3 इसका वैल्यू हो गया, ठीक है।
और राइट साइड में अगर देखें तो कितना हो गया, माइनस बी, माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1, तो -1 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है 3, माइनस ऑफ -1 क्या होता है +1, 1/3। इस तरह से लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे, ये होना चाहिए c/a के इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या हो गया -1, बीटा का वैल्यू क्या है 4/3, तो LHS लेफ्ट साइड में क्या हो गया -4/3। RHS की अगर बात करें तो c/a होना चाहिए, c है -4, a का वैल्यू है 3, तो यहाँ भी हो गया -4/3। इस तरह से ये चेक हो गया LHS RHS। इस तरह से फर्स्ट पार्ट का जितने सारे क्वेश्चंस थे हम कर चुके हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। सोल्यूशन का सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1/4 और -1 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। और क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू c/a। इसको हम लिख सकते हैं -1 को लिख सकते हैं -1/1, क्योंकि नीचे हम 1 लिख सकते हैं कभी भी। तो अब इसको और इसको कंपेयर करके देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। अगर ये -b/a है और इक्वल टू 1/4 है, मीन्स क्या है, -b इक्वल टू अपना 1 है, यहाँ से न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर इक्वल टू 1/4 है मीन्स, और a इक्वल टू 4 है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ c का वैल्यू क्या है -1 है, a का वैल्यू 1 है। तो a का वैल्यू यहाँ अलग और यहाँ अलग तो नहीं हो सकता, a का वैल्यू दोनों जगह सेम ही होगा। तो a का वैल्यू यहाँ 4 है अगर जो, और यहाँ 1 है, तो इसको हम 4 बना के दोनों जगह इक्वल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको -1/1 को हम लिख सकते हैं c/a इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा -4/4 भी लिख सकते हैं। c/a को -1/1 है, इसको लिख सकते हैं -4/4। अब अगर जो हम कंपेयर करें दोनों को, तो यहाँ a का वैल्यू यहाँ भी 4 है, a का वैल्यू यहाँ भी 4 है। इससे क्या हमारे पास आ जाता है, a इक्वल टू कंपेयर करने पे 4 आ रहा है, b इक्वल टू क्या है कंपेयर करने पे, अगर -b इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने इसको चेंज करके इससे कंपेयर किया है सिंस, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। अब अगर जो हमें a b और c का वैल्यू पता है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। a का वैल्यू क्या आ गया 4x स्क्वायर, b का वैल्यू क्या आ गया -1, तो -1 को नहीं लिखेंगे, -1x या -x एक ही बात है, और c का वैल्यू क्या हो गया -4। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक दूसरा तरीका और भी है कि अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा निकाल लें, ठीक है, क्योंकि सम के रूप में दिया हुआ है और प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है, लेकिन हमें एक अल्फा और बीटा नहीं दिया है। अगर जो अल्फा बीटा पता होता, अगर जीरोज पता हो, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, x माइनस अल्फा, अगर अल्फा और बीटा ही प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं, वो तब जब हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू पता हो। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है,
तो इससे भी हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे? अब हम वो भी थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ये तो हम क्या है ए बी सी का वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से नीचे वाले इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू, अब इस अल्फ़ा के वैल्यू को इसमें डाल दो, तो इसमें अगर डाल देंगे क्या हो जाएगा? -1 बाई बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उससे बीटा का वैल्यू आएगा, और बीटा का वैल्यू जब आ जाएगा तो उसको हम इसमें डाल देंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू आएगा, और उसके बाद जब अल्फ़ा बीटा दोनों का वैल्यू आ जाएगा तो हम x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा करेंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वेशन आएगा, तो वो ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे ए बी सी निकाल लेंगे कंपेयर करके। तो अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन, √2 1/3। ये दिया हुआ है क्या? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? √2 अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं √2। हम क्या कर रहे हैं? हम ए बी सी तीनों का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। इसको हम न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं, सो दैट इसको कंपेयर कर सकें ए से। अगर जो दोनों में डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम हो, अगर आता है दोनों केस में, तो वो अपना डिनोमिनेटर हो जाएगा, वही ए से डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो दूसरे केस में c/a वाले केस में भी a का वैल्यू 1 आता है तो ये अपना b हो जाएगा इसमें साइन लगा के। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया? c/a, ये क्या है? 1/3 इक्वल टू c/a। अब क्या है यहाँ पे से अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट इक्वेशन से, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, तो क्या है? a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो वैल्यू को हम कम नहीं करेंगे, ज़्यादा की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर जो इसमें हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो a का वैल्यू यहाँ भी 3 हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में √2 था, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे 1 था, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -b/a के इक्वल। ठीक है, मीन्स 3√2 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं -b/a, और c/a यहाँ पे क्या हो गया? 1/3 इक्वल टू c/a। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे क्या हो गया अपने पास? a इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू क्या आ गया? b इक्वल टू -b इक्वल टू 3√2 है, तो b इक्वल टू क्या है? ये माइनस इधर आ जाएगा, -3√2, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? ab, और c इक्वल टू हो जाएगा ये 1। अब हमारे पास a b c तीनों का वैल्यू आ गया, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a का वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर, b का वैल्यू क्या हो गया? -3√2 -3√2x प्लस c का वैल्यू हो गया 1। ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड में 0 है और √5 है, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5। अब क्या है? ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब इसको लिख लेंगे हम -b/a। अब 0 को भी हम 0/1 के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। 0/1 के फॉर्म में इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि राइट साइड में भी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, और वो मैटर करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में a है और ये हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम डिनोमिनेटर इस साइड भी हम लगाते हैं, और यहाँ हम डिनोमिनेटर क्या लगा सकते हैं अपनी तरफ से? 1 लगा सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? √5। यहाँ पे डिनोमिनेटर चाहिए तो 1 हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, यहाँ हो गया c/a। अब इसमें देखो, ये दोनों इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो क्या है? यहाँ भी a का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ भी a का वैल्यू 1 आ रहा है, तो हमें किसी को कुछ मल्टीप्लाई करके इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस,
सेंटेंस अच्छे से लिख लेना। उस तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो गया अपना, ए इक्वल टू 1 हो गया दोनों में, बी इक्वल टू क्या हो गया, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और सी इक्वल टू क्या हो गया √5। अब अगर तीनों पता है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी जो है ये क्या बन जाएगा, a के जगह पे हो गया 1, x² 1 है तो नहीं लिख रहे हैं, b के जगह पे 0 है यानी b 0 है, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या है प्लस √5। ठीक है, x² प्लस √5 ये अपना इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पे बाई इक्वल टू ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन, इसमें दोनों 1 1 है, मीन्स अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है। अब क्या हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सेम ऑपरेशन हम बार बार कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 1 इक्वल टू लिखेंगे -b/a। इसको भी हम न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे कंपेयर करने के लिए। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होना चाहिए c/a के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू c/a। यहाँ भी सिर्फ न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर हम बना लेंगे। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या है, a का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1 है इसलिए a इक्वल टू 1 ही होगा। b का वैल्यू क्या होगा, b का 1 इक्वल टू -b है या -b इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ax² बाई इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c। a के जगह पे 1 हो गया तो सिर्फ x² हो जाएगा, b के जगह पे -1 है यानी कि -x हो जाएगा, प्लस c के जगह पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से ये बन गया x² -x प्लस 1, ये अपना इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये है अपना फिफ्थ क्वेश्चन, मीन्स -1/4 और 1/4। इसका क्या मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है अपने पास 1/4। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/4 इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अपना c/a, इसका वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू c/a। अब दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू यहाँ भी 4 है, a का वैल्यू यहाँ भी 4 है, मीन्स यही एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा कंपेयर करने पे यही अपना वैल्यू आ जाएगा। तो कंपेयर करेंगे 1 इक्वेशन एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसलिए a का वैल्यू 4 हो जाएगा। b का वैल्यू, अब -b इक्वल टू -1 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c। a के जगह पे हो गया 4x², bx के जगह पे हो गया सिर्फ x क्योंकि b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 1 है यहाँ पे। इस तरह 4x² प्लस x प्लस 1 ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, और सिक्स्थ क्वेश्चन है वो। सिक्स्थ में दिया है 4 और 1, मीन्स क्या है, सम ऑफ 0 4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4 ये, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं -b/a, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 4, यानी कि 4 इक्वल टू -b/a होगा। इसको न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। और क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू c/a। इसको भी 1/1 के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब हम फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं, दोनों में डिनोमिनेटर a है और दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, मीन्स इसमें a b c का वैल्यू एग्जैक्ट जो है वही होगा। कंपेयर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू इससे आएगा -b इक्वल टू 4 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, c का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू 1,
तो बाई इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक की जगह पे हो गया 1, या मीन्स सिर्फ एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे -4 है तो -4x हो गया, और सी के जगह पे +1 है। तो इस तरह से ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मीन्स 9th लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।